जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है रह पाना खुद से खुद की दूरी को। उक्त कथन आदिवासियों और जल जंगल जमीन के साथ प्रकृति प्रेम, शिव शाक्य की महिमा और उनके अपने संस्कार, संस्कृति और महत्व को दर्शाने के लिए काफी। जय जोहार। मैं मुरली मनोहर देवांगन, एक्टर थिंक एस एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे थिंक एस एक्सप्रेस के नए सीरीज। आज एपिसोड नंबर 3 में इस शुभ अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर, एक नए टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने पहुंचा हूं, जिसे आदिवासी संस्कृति परंपराओं के बीच एक नए विवाद, जिसे आदिवासी वर्सेस वनवासी का नाम दिया गया है, इसको लेकर प्रस्तुत हुआ। बड़ी सिंपल सी बात कि आदिवासी कौन और वनवासी। हाल फिलहाल में कई अलग अलग बातें आई, चाहे संसद के पटल पर सत्तागिरी जी का व्यक्तित्व हो, राहुल गांधी जी का गुजरात के चुनाव की बारे में बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे आदिवासी संशोधन अधिनियम हो, या इवन दो 1949 के याद रखेंगे संविधान निर्मात्री सभा में जो हमारी मांगे थी उनकी बातें। इन सारे बीच में एक बात कई वर्षों से भारत के संविधान, भारत के समाज में खटक रही है कि इन्हें आदिवासी कहा जाए या वनवासी कहा जाए। तो आदिवासी और वनवासी के बीच में कई बातें आई। इन बातों के बीच में सबसे पहले हम जाते हैं 1930 की बात। 1930 की बात 1930 में जब आए तो उसमें जाने के पहले एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी दिवस मनाने के पीछे उसकी कहानी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। आज विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ छत्तीसगढ़ या भारत नहीं, समूचा विश्व इस पर आज याद रखें गौरव के साथ इसे आज संचालित और संपादित कर रहा है। अपने लेखों के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, आदिवासी पहचान के माध्यम से, उनकी संस्कृति को संजोगने के माध्यम से, उनके संरक्षण के लिए और बाकी तमाम प्रकार की सुविधाओं की। वस्तुतः आज ही के दिन 9 अगस्त 1982 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार पहल की थी कि इनके आदिवासियों के संरक्षण और उनके जो संस्कृति है, उनके प्रकृतिवाद है, उनके लिए एक कोई नया दिवस मनाया जाए। संकल्प पारित करने की बात महासभा में दिसंबर 1994 का समय था और महासभा ने भी याद रखेंगे इस पहल को बेहतर समझा और आदेश दिया, आदेश पारित कराया कि अगले वर्ष अर्थात 1995 से प्रत्येक देश विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त का तिथि जो है वो सुनियोजित करेगी। और उस समय से लेकर आज तक भारत, बांग्लादेश से लेकर तमाम विश्व के देश जहां आदिवासी बहुलता, उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी बैठी है, ठीक वहां पर यह संचालित होना शुरू हुआ। इसे 10 वर्षों अर्थात 10 की आधार पर या डिकेड बेसिस पर इसे लाने की पहल की गई। 1995 से लेकर 2005 का एक पहला पहल रहा, 2006 से लेकर 2015 द्वितीय पहल रहा और अभी वर्तमान में 2016 से लेकर 2025 के तर्ज पे 2023 में आज हम विश्व आदिवासी दिवस गौरव के साथ, उनके गौरवशाली इतिहास के साथ मनाने जा रहे हैं। और उस कड़ी में, इस समागम में मैं खुद प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने उन आदिवासियों की वास्तविकता, उनकी वजूदता और उनकी पहचान को बताने। अब बात करते हैं कि ये आदिवासी वर्सेस जो वनवासी है, इनके बीच की लड़ाई क्या है, ये दोनों के बीच की अपनी कहानियां क्या। सबसे पहले तो समझना होगा कि आदिवासी वनवासी की जो कहानियां है वो कहां से आई और आखिर अभी इतना क्या बात हो रहा है कि हर एक दल, राजनीतिक पार्टियां, हर एक स्कॉलर, हर एक प्रोफेसर अपने थॉट आदिवासी और वनवासी में बांट रहे हैं। तो इसको समझने का सबसे नया तरीका होगा वो 1930 होगा। 1930 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया कि भारत में निवासरत जो हमारे जल जंगल जमीन के आदिम जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाए। ये बात अपने आप में गौरव की बात। परंतु 1949 में जब संविधान निर्मात्री सभा ने अपने संविधान को, भारत के संविधान को पारित किया, परिपूरित किया, तब कहीं पर भी आदिवासी शब्द नहीं रखा। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। चौंकाने वाली बात मैं इसलिए भी कहता हूं हमेशा की तरह कि जब जयपाल सिंह मुंडा को भारत संविधान निर्मात्री सभा के आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में जब चयनित किया गया, उन्हें चुना गया, तब उन्होंने आपत्ति दर्ज की
कि हर जगह पर आपने एसटी का प्रयोग किया है। आदिवासी शब्द जो उनकी मूल है, उनकी भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है, उनका इतिहास जुड़ा है, आदिम परंपराओं से जुड़ा है, मूल निवासियों से जुड़ा है, जल जंगल जमीन से जुड़ा है। तो ऐसे में कहीं पर भी किसी समितियों में आदिवासी शब्द नहीं लाया गया। और ये घटना तब और ताजी हो गई जब 1952 में जसपुर में, याद रखेंगे, विश्व आदिवासी संगठन के रूप में, याद रखेंगे, आदिवासी वनवासी कल्याण समिति या कल्याण आश्रम का गठन गोवलकर साहब के नेतृत्व में किया गया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। पहली बार आदिवासी से एसटी और 1952 में एसटी से वनवासी शब्द हमने सुनना शुरू किया। ये कहीं और की बात नहीं है, ये भारत के राज्य, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक पहल हुई। यहां से एक नया शब्द आ गया, वनवासी। और ये लड़ाइयां 1952 से लेकर आज 2023 तक यही चल रही है कि इन्हें वनवासी कहा जाए या आदिवासी कहा जाए। सारी बातें हुई। हाल ही फिलहाल में जब ट्राइबल, जो शेड्यूल ट्राइबल अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट 2022 की बात कही गई, तो कोरापुट के सांसद सप्तागिरी जी ने भी एक शब्द कहा कि हमें साहब आदिवासी कहा जाए, वनवासी ना, क्योंकि वनवासी का पहचान अलग है, आदिवासी की पहचान अलग है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा, पहले विवाद पर चर्चा करूं कि आखिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं। हालांकि याद रखेंगे ये बातें हिंदुत्व से जोड़ की जाती है, इस बातों को याद रखेंगे आर्यन से जुड़ी जाती है, इस बातों को याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के उस थ्योरी से भी जोड़ी जाती है जिसमें उनका मानना था कि भारत में आर्य जो है या तो विचरण के लिए आए थे या आक्रमण के लिए आए थे। परंतु यहीं पर याद रखेंगे जब वनवासी शब्दावली आती है तो ये मानते हैं कि सब कुछ यहीं से उदित हुआ है, भारत से कोई आर्यन जैसे कंसेप्ट थे नहीं। सारी बातें अपनी जगह चल रही हैं। गोवलकर साहब के सिद्धांत अलग चल रहे थे, तिलक जी के सिद्धांत अलग चल रहे हैं। वर्तमान की राजनीति में, राजनीतिकरण का दौर में एक अलग थ्योरी या सिद्धांत चल रहे हैं, तीनों अपनी अपनी बातें। इन बातों के बीच एक बात समझ आती है कि वनवासियों और आदिवासी जो शब्दावली लाई गई है वो वास्तविक में राजनीतिकरण का एक नया तोहफा बन के रह गया है। शायद उसे बंद पिंजरे में रख कर, याद रखेंगे, आपस में पगडंडियों में चलाने का, ये नचाने का एक नया नाम हो गया है आदिवासी और वनवासी। पीस आखिर मेरे आदिवासी रहे, अपनी जो खुद मूलतः और मूल निवासी होकर अपनी मौजूदता को तलाशने के लिए वो अगर खुद संघर्ष कर रहे हैं तो ये जल जंगल जमीन के उस आदिम वासियों के लिए या उस समाज के लिए कहीं ना कहीं, याद रखेंगे, भत्सना है और कुछ। मैं इस पर थोड़ी बातें बाद में करूंगा। मैं थोड़ा सा चलता हूं कि आदिवासी और वनवासी है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले तो आदिवासी पर बात करूं तो आदिवासी की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा है। आदिवासी में पहला पॉइंट होता है आदिवासी। क्या होगा आपका? आदिवासी। आदिवासी जब हम कहते हैं तो जब इस जहां में कुछ नहीं था तब ये लोग थे। आदिम मतलब पुराना, वासी मतलब वहां का निवासी। इसलिए याद रखेंगे जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं, जब एंथ्रोपोलॉजी की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि हर जनजाति अपने आप को इस जहां का सर्वप्रथम व्यक्ति मानती है। जैसे मेरे बस्तर के आदिवासी अपने पूर्वज, अपने आदि बुड्ढेपुर का कवासी को मानते हैं। कुछ कमार जो है गाताडुमा को मानते हैं, कुछ याद रखेंगे कोयताप को मानते हैं जिसे दुर्ला कहते हैं, कुछ आपके नागा बैगा और नागी बैगिन को कहते हैं जिसे बैगा कहते हैं। तो हर जनजातियों का अपना एक वजूद रहा है। मैं बड़ा सिंपल सा हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि जब जहां में कुछ नहीं था तो ईश्वर एक खुदा था, खुदा ने याद रखें मानव बनाया, ठीक, और वो मानव चाहे गाताडुमा हो सकते हैं, चाहे कोयताप हो सकते हैं या बुड्ढेपुर का कवासी हो सकते हैं, और उन्हीं से पूरे वंश का, इस समाज का उदय। तो इसलिए अपने आप को आदिवासी कहते हैं, ये अपने आप को मूल निवासी कहते हैं। मूल निवासी मतलब यथा कथा कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से इनका समाज, इनका परिवार उस जगह पर निवास कर रहा है। तीसरा हम हमेशा कहते हैं जल जंगल जमीन पर आश्रित, जल जंगल जमीन पर आश्रित, ये हमेशा एक बड़ी बात आती है कि आदिवासी है कौन। चौथा है, याद रखेंगे, संस्कृति के संरक्षक, संस्कृति के उद्गाता एवं संरक्षक, एवं संरक्षक, एवं संरक्षक या संरक्षण, ठीक है। पांचों पॉइंट की बात करते हैं, प्रकृति पूजन एवं शैव शक्ति महिमा के लोग। शक्ति या शैव शक्ति लिख लेंगे, शैव शक्त व प्रकृति पूजन के लोग, प्रकृति पूजन के लोग। हालांकि प्रकृति पूजन के लोग तो हम आईवीसी के समय भी देख सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसके अलावा हम बात करें तो ये मूल निवासी तो है ही, और इसके अलावा इन्हें कहते हैं, ठीक, परंपराओं के जनक,
इसे संस्कृति के जनक भी कह सकते हैं, परंपराओं के जनक, ये आदिवासी। एक तरफ वनवासी की जब बात करें तो वनवासी का शाब्दिक अर्थ है वन्यवासी। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, मगर भगवान राम जो है वनवासी। यहां पर तात्पर्य क्या है? भगवान राम तो क्षत्रिय थे, मगर उन्होंने 12 से 13 वर्ष कहां बिताए? अपने जंगलों में बिताए। तो जंगल में बिताए, वनों में बिताए, इसलिए वो क्या हुए? वनवासी। हर एक वनवासी आदिवासी नहीं हो सकता, मगर हर एक आदिवासी वनवासी हो, क्योंकि उसका मूड जो है कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़ा है। मैं मान लीजिए बस्तर जाकर, याद रखेंगे, मैं यहाँ पर रायपुर में रह रहा हूँ, किसी आदिवासी में नहीं आता हूँ, मैं बस्तर चले गया, वहां रह गया, तो मैं वनवासी हो सकता हूँ, आदिवासी नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि मेरी मूल संस्कृति, परंपराएं, मेरा धर्म सब कुछ भले जुड़ता है, परंतु आदिम मूल निवासी के रूप में मुझे कभी भी गिना नहीं जाएगा। ठीक। दूसरी बात, ये अगर हम वनवासी की बात करें हम लोग, तो बात समझना, वनवासी में पहला है, या तो ये पलायित लोग हैं, या पलायन के आधार पर आए हैं, या प्रवसन के आधार पर आए। ये बहुत सिंपल सी बात है, या तो पलायन होगा या तो प्रवसन होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक। दूसरा जो पॉइंट आना चाहिए यहां पर, ये अस्थायी होंगे। मैंने कहा अस्थायी। अब ये अस्थायी क्या होता है उसको देखना है। ठीक है। ये कोई आपके निर स्थान से नहीं आया, मूल स्थान से नहीं आए हैं। ये वस्तुतः जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं से भागकर, कहीं से उठकर, कहीं से प्रभावित होकर, या शोषित होकर, या वंचित होकर उस जगह पे आए, तो वनवासी। तीसरी अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, एक शब्द याद रखेंगे, हालांकि कंट्रोवर्शियल है, परंतु याद रखेंगे एक पॉइंट जो हमेशा लिखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, उसे कहते हैं मनुवादी। मनुवादी साहित्यिक प्रभाव वाले लोग, साहित्यिक प्रभाव वाले लोग। क्योंकि आदिवासियों को कुछ नहीं पता, मनुवाद नहीं पता, वेदों का ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन बातों से, क्योंकि उनका मानना है जब धरा में कोई नहीं था तो खुदा था, खुदा ने एक इंसान बनाया जिसे आदिवासी के नाम भले आप बाद में दिए, परंतु ये मूल निवासी तो थे। आप आदि मानव तो बचपन से सुने हैं, पढ़े हैं, एनसीईआरटी से लेकर सारी पुस्तकों में, वही आदि मानव तो आदिवासी का रूप है। आप समझ बात को? ठीक। तो कई बार याद रखेंगे, साहित्यकार कहते हैं कि मनुवादी साहित्यिक प्रभाव के लोग एक्चुअल में कौन है? वनवासी। चौथा है, ये परिवर्तनवादी लोग हैं। परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी का मतलब यह है, याद रखेंगे, जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते जाएंगे। हालांकि अब आदिवासी भी परिवर्तित हो रहे हैं। आदिवासी का मतलब वो नहीं कि तीर भाले लेके बैठे हुए, आईएएस बन के, याद रखेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी के उस कार्यालय में बैठे हुए, ऐसा मन में जो बना के बैठे हो ना, कि वो जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, तेंदुपत्ता खा रहे हैं, तेंदुपत्ता बीन रहे हैं, वो आदिवासी नहीं रह गए, वो परिवर्तित हो गए। आपके मन में जो व्यथाएं बैठी है कि वो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, या अपने आप को, याद रखेंगे, किसी सिस्टम या किसी संस्था या किसी प्रशासन के अंदर दबा के रख लिए हैं, वो आदिवासी, तो ये आपके मन की सबसे बड़ा भ्रम होगा। ये वही आदिवासी है जो देश की राष्ट्रपति बनकर बैठी हुई है। ये वही आदिवासी है जो हमारे भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वही आदिवासी है जो पूरे सिस्टम और सत्ता को चलाने का नेतृत्व रखते हैं। परिवर्तनवादी अब ये भी हो गए हैं, परंतु इनकी परिवर्तनवादी सकारात्मकता है, परंतु इन परिवर्तनवादी में एक बात जो हमेशा आती है कि अपनी मूल संस्कृति, पहचान और जल जंगल जमीन के सिद्धांत को नहीं छोड़ते। वो आदिवासी है जो छोड़ देते हैं वनवासी। अब बात करते हैं इसके अलावा वनवासियों के अंतर्गत में, तो इसमें अगर हम देखें तो एक पॉइंट जो हमेशा कहा जा सकता है वो शरणार्थी है। क्या है आपका? शरणार्थी। आदिवासी मूल निवासी है और वनवासी शरणार्थी है। एक और पॉइंट मैंने लिख दिया, शरणार्थी। तो ये इसलिए जब संसद के पटल पर जब बहस की बात आई तो याद रखिए, सप्तागिरी जी ने, जो कोरापुट के सांसद, उन्होंने कहा कि साहब आप आरक्षण दे देते हैं, आप सुविधाएं के नाम पर, याद रखेंगे, योजनाएं चला दे रहे हैं, उससे आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा। इन्हें आप बना दे रहे हैं वनवासी, ये उचित नहीं है। जो जैसा है वैसे रहने दो। अब मान लीजिए महिला और पुरुष को बराबर करना है तो पुरुष को महिला बोलना शुरू कर दे क्या, और महिला को पुरुष बोलना शुरू कर दे क्या, कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दोनों के बीच में जो अंतर है वो है, भले वो प्राकृतिक हो या नैसर्गिक हो। समझ बात को? है ना? तो अब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं ना कि याद रखेंगे हमारे सामने बालक बैठा है, मैं उसको फ्रॉक पहना के बुलवा लूं, ठीक है, या उसको याद रखेंगे नथनी पहना दूं, ठीक है, या तो लड़की भी पहने लड़का भी पहने, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको लड़का होने के बाद भी लड़की कहूं। वो इक्वालिटी नहीं है। बस इतना ही अंतर है आदिवासी और वनवासी। भले आपको ये शब्द बहुत सामान्य लगता है,
परंतु सोच के देखिएगा, अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की कहा जाए तो कैसा लगेगा, वैसे ही आदिवासियों को वनवासी कहने से। अब बात समझिएगा, इन सारी बातों के बीच में एक शब्द समझ आया आपको कि आदिवासी और वनवासी क्या के बीच का अंतर क्या है, क्यों ये बातें उठ रही है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम जाकर देखें, कुछ राजनीतिक संस्थानें, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इस पर भी बात लगातार करती है कि आदिवासी जो हमेशा मूल निवासी, जो हमेशा जंगलों में रहते थे, परंतु उनमें भी से हो सकता है कि ये बालक मान लीजिए मेरा बस्तर से बैठा हुआ है, ये आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आज यहां अच्छा पढ़ेगा, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम आईएएस के रूप में चयनित होगा, और जब शहरों में इसकी पोस्टिंग होगी तो क्या मैं इसे एसटी कहना बंद कर दूंगा, क्या मैं इसे आदिवासी कहना बंद कर दूं। तो दो तरीके के आदिवासी है हमारे यहाँ, एक सामान्य आदिवासी जो आज भी जंगलों और अपने वन वानिकी में आच्छादित में क्षेत्र में अपने आप को निवासरत है, एक वो है शहरी आदिवासी। वो शहरी आदिवासी वो है जो कहीं ना कहीं अपने सर्वोच्चता, उच्चता और नवाचार के माध्यम से अपने मूल क्षेत्र को छोड़ दिए हैं, मूलता को नहीं। उन्होंने अपने परंपराओं को जीवित रखा है। मगर परिवर्तनवाद के इस काल में दुनिया ही परिवर्तनवादी है, मैं भी परिवर्तनवादी हूं, आप भी परिवर्तनवादी हो, और चल अचल पृथ्वी परिवर्तनवादी है। आज नीर अनिर पर्वत पठार एक ही दिशा में दिखती है, आज 10,000 वर्ष बाद देखेंगे तो नीर अनिर मूर्त अमूर्त जो मूर्तियां हैं, ये पर्वत पठार है, वो भी अपना रंग और रूप दोनों बदलती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया चिर स्थायी वादियों पर ही चलेगी, तो आदिवासी भी अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, कुछ पर संस्कृतिकरण भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन के स्तर का उन्नयन होता है तो अन्य संस्कृति को अपनाना कोई गलत नहीं। अब बात करते हैं इस पर और थोड़ा सा आगे। तो एक बातें आती है जो हाल फिलहाल में चला है कि कोई संगठन, कुछ संगठन हमेशा इसे वनवासी क्यों कहना चाहते, इसके पीछे का एक लॉजिक है। शायद इसे हिंदू ईसाई के धर्मांतरण के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं, चाहे तो इसे याद रखेंगे अपनी राजनीति की सत्ता के ऊपर बैठकर रोटी सेकने की भावना से भी देख सकते हैं। जैसे अभी 2022 के चुनाव के पहले जब हमने देखा, बड़े बड़े नेताओं ने याद रखेंगे इसे भुनाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने याद रखेंगे इसे चुनाव तक अपना राजनीतिक अस्त्र और शस्त्र दोनों बना के बैठा। बड़े अस्त्र शस्त्र के बीच में एक बात तो हमेशा आती है कि कब तक आदिवासियों को वोट बैंक की राजनीति में घसीटते रहेंगे, कब तक हम उन्हें याद रखेंगे, वो झुंझुना सुनाते रहेंगे कि ये देश के मूल निवासी वो है, उन्हें आभास बस न कराइए, उन्हें अधिकार दी। अधिकार कोई संविधान के 4 पन्नों में आरक्षण लिख देना नहीं है। जब तक पदों पर वो नहीं पहुंचेंगे, जब तक सर्वोच्चता तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक याद रखेंगे उनका उन्नयन और विकास और समतुल्यता की बातें सिर्फ अधूरी कागज की थोथी किताब कहलाएगी और कुछ भी नहीं। तभी मुझे याद रखेंगे जब कोरापुट के विधायक संसद के पटल पर कहा सप्तागिरी जी ने कि मैं अपने क्षेत्र का पहला डॉक्टर हूं, मुझे गर्व नहीं होता है, मुझे बड़ा पछतावा, एक समझिएगा, मुझे अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण लगता है कि इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े जिले में मैं पहला डॉक्टर हुआ, इससे पहले कोई डॉक्टर नहीं था एसटी से। ये बहुत बड़ी बात है मैं आप में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं शक्ति जब तक नहीं होगी सत्ता आपकी नहीं, और जब तक सत्ता में नहीं होंगे तो शक्ति का परीक्षण नहीं, और जब तक आपकी आवश्यकताएं नहीं आएंगी शक्ति का उदय नहीं होगा, और जब आवश्यकताएं नहीं आएंगी तो आविष्कार नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी गठजोड़ या किसी भी टास्क को लेने के पहले शक्ति को लगाइए, क्योंकि एक शब्द हमेशा कहते हैं, ठीक है, छंद जो मोटिवेटर है होते हैं, जो मोटिवेटर जिसे हम लोग कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, दुनिया के सबसे विरले लोग, ठीक है, जो मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अब उनको समझिएगा बात, वो कहते हैं एक तबीयत तो उछालो यारो, वो कहते हैं कि एक पत्थर तो उछालो यारो, देखते हैं आसमान में सुराग कैसे ना, चलो मैं लाता हूं तुमको मैदान में, उछाल पत्थर, देखते कहां तक जाता है। इसके पहले देखना होगा किस वेग से, किस गति से, किस शक्ति से और किस समय, किस तिथि पर, सब कुछ जानकर समझकर जब पत्थर उछालोगे तब आसमान में सुराग होगा। ऐसे उछालोगे तो पत्थर आपके ही मुंह पे पड़ेगा, ठीक, और याद रखेंगे वो उल्टा जो वार है वो आप ही के लिए याद रखेंगे घातक। और यही हो रहा है, हम उन्हें मोटिवेट तो कर रहे हैं, उन्हें कई बार तो कह रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, बट कैसे करो ये नहीं बता। हमने कह दिया आरक्षण है, आरक्षण अगर
अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन होता तो 70 साल के बाद भी भारत में ऐसी खाई नहीं बनी होती। खैर, इन सब का बातों के बीच में हम चलते हैं कि ये वनवासी शब्द क्यों लाया गया, इसको इस तरीके से समझना। अभी एक बात, चंगेजी सभा और ये एक नया शब्द आया है आजकल, पवित्र जल, सुना होगा आपने। ये पवित्र जल और चंगेजी सभा की बातें ईसाई धर्मांतरण के अंतर्गत में भी सुनने और देखने को मिलता है। ये मैं ही अकेले नहीं देख रहा हूं, सारे बच्चे भी देख रहे हैं और लाखों लोग देख रहे हैं। और भारत में तो आपके धर्म को लेने की और मानने की स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है अपने आप में, परंतु किसी धर्म को अवहेलित करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। पर इनके बीच में बात करूं तो एक शब्द आया है, वो है क्या, आपका धर्मांतर। तो कुछ जो संगठन है जो वनवासी की बात इसलिए कर रहे हैं, वनवासी होने से होगा क्या कि जो वनों में रह रहा है वो आदिवासी, वो वनवासी कहलाएगा और उसी को एसटी की कैटेगरी में रखा जाएगा। जो शहरी क्षेत्र में चले गए हैं वो वनवासी की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, जिससे कि उनको आरक्षण का लाभ और बाकी चीजें जो लाभ मिल रही वो समाप्त हो जाएगी। माना आपका ये तर्कसंगत हो सकता है, परंतु इसके पृष्ठ पटल पर एक और बातें उठती है कि कोई व्यक्ति आदिवासी अगर अपने जंगल को छोड़कर शहरों में आ जाए तो क्या मैं उन्हें आदिवासी कहना बंद कर दूं? क्या उन्हें वनवासी के कारण उनके सारे अधिकार छीन लूं? क्या इतना ही कि वो अगर किसी नौकरी में पहुंच गया और शहरों में रहना शुरू कर दिया तो क्या उन्हें सारे अधिकार उसके बंद कर दिए जाए? तो ये तो याद रखेंगे, भारत के संविधान में उनके फंडामेंटल राइट का हनन होता। सिर्फ वनवासी शब्द कहना, जो कि मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया कि वनवासी है कौन, आदिवासी है, कोई क्षेत्र परिवर्तित करता है तो उसके अधिकार छीनने से। शायद राजनीतिक के रंगत में ये बातें लगातार उठ रही हैं। कैसे हमें बीच में कई बार अभी सुना है कि जो धर्मांतरण कर दिया है उन्हें एसटी की श्रेणी से बाहर किया जाए। देखो, कैटेगरी संविधान का मामला है और धर्म आपके आस्था का मामला है। तो आस्था को संविधान में जोड़कर याद रखेंगे, नए एक सिद्धांत को उदित करने की जो सोच है भारत के लिए अहितकारी, घातक। इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं और ये बनाने का अधिकार संविधान को है, हमारे संसद को है, हमारी जुडिशरी को है। मैं अदना ये तो नहीं बता सकता कैसे बनाना चाहिए, वहां के लिए हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अधिकारी वहां बैठे। परंतु इन सबके बीच में आदिवासी को आदिवासी रखा जाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने फिर कहना है, लड़का को लड़की, लड़का लड़की में बराबरी दिखाने की, इक्वालिटी दिखाने के लिए किसी लड़के को लड़की नहीं बोल सकता और किसी लड़की को लड़का नहीं बोल सकता। बोल के देखिएगा एक बार जाके, ठीक है, किसी रोड में जाके देखिएगा, कोई लड़की जा रही होगी, ठीक, जो 20-22 साल 25 साल की हो, उसे कह दें लड़के की तरह दिखते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि उल्टा जो प्रहार होगा वो याद रखें प्रतिघात से कम नहीं होगा। चलिए खैर, इन सब बातों से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और इन बातों पर थोड़ा और चलते हैं। एक मामला भी और आ रहा है, याद रखेंगे, एक वर्ग यह भी मानता है कि वनवासियों को आदिवासी कहा जाएगा तो देश के अन्य निवासी बाहरी कहना है। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये क्या कहा मैंने, समझना बात को। अगर देश के कुछ लोगों को वनवासियों को आदिवासी कहेंगे तो आदिवासी से आदिम आएगा, आदिम से मूल निवासी, तो बाकी लोग क्या कहलाएंगे, बाहरी कहलाएंगे। बिल्कुल तर्कहीन बातें हैं। ये लोग जो कह रहे हैं वो अपनी उनकी इच्छाएं हैं। एक और बात आता है, याद रखेंगे, एक विवाद जो हमेशा आता है कि आर्किटिक से लोग जो आए वो आर्यन हुए, परंतु ये इवन दो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी भी कहते हैं, जो भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं हमारी नजर में, ठीक है, जिन्होंने भारत को एक संगठित किया, वो तिलक जी थे। इसे बताने और कहने की मुझे जरूरत नहीं, ठीक। अब उन्होंने भी कहा था कि आर्यन आर्किटिक से भाग के आए हैं युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए, क्षेत्र संरक्षण के लिए, क्षेत्र अधिग्रहण के। परंतु उसी में कुछ लोग कहते हैं कि आर्कटिक जो था वो बिहार और बंगाल के बीच था या बिहार और यूपी के बीच था। ये कहानियां मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि इसको ज्यादा ही सुकून देना मुझे लगता है कि मेरे ज्ञान का उसमें कोई जरूरत है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे तर्कसंगत जो बातें हुई है वो भी हुई है। इसके अलावा याद रखेंगे कुछ बातें जो चल रही है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो जो बातें आई कि ये तो हुई बड़ी क्लियर कि आपके वनवासी और आदिवासी क्या है। इन सब के बीच में अगर हम अगले पॉइंट पर चलें तो आदिवासी दिवस देखा, एक परंपराओं पर देखते हैं कि आदिवासी जो हम देखते हैं तो उनकी संस्कृति का मूल कारण क्या है, वो प्रकृतिवाद, वो शैव शाक्त की महिमा है, वो अपने लक्ष्य के अडिग लोगों की पहचान और समूह है जो अलग अलग तरीके से अपने देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे ये आंगादेव आपको दिख रहे हैं, ये आंगादेव दिखने में कोई स्वरूप नहीं है, ना कोई इनका कोई निश्चित आकार है, ना तिथि है, ना दिवस है, ना कोई कुछ और है, परंतु आंगादेव उनके प्रमुख देव है। ये प्रकृति है।
ये पर्वतों की पूजा करते, कभी ढोलकाल में तो कभी याद रखेंगे माता मावली में तो कभी कहीं और। ये मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं जो किसी नदी घाटी से मिले हुए हैं। ये पेड़ों की पूजा कर लेते हैं और पेड़ों पर सरहुल बना लेते हैं। ये वही पेड़ों पर याद रखेंगे अपने आप को संरक्षित कर लेते हैं और कोई विद्रोह कर जाते हैं। तो ये सब सारी बातें हुई। हम बात कर रहे हैं, याद रखेंगे जब आदिवासियों की, तो आदिवासियों में हमेशा एक शब्द जो लाता हूं, एक व्यक्ति का नाम मैं जरूर लाता हूं, वो है भगवान प्रवीण चंद्र भंगदेव। वो इसलिए क्योंकि इनके बगैर आदिवासियों की गरिमा और महिमा को बता पाना शायद थोड़ा सा कठिन होता। इन्होंने आदिवासी पहचान के लिए अपना जो प्रण है वो तक दे दिया। वो हमारे भगवान प्रवीण चंद्र भंगदेव है, जो इसे आदिवासी गॉड के रूप में हम जानते हैं। उनकी पुस्तक का कुछ अंश मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि समय रहते जरूर पढ़ना। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए आप उन आदिवासियों को देखिए कि पर्वतों की पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। शायद ये अभी आपके याद रखेंगे अक्षय तिहार की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग याद रखेंगे। ठीक, ये दोनों में, ठीक है, जिसे याद रखेंगे स्थानीय स्तर पर बांस से बनाया जाता है, उन पे याद रखेंगे मिट्टी लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, भगवान से अपनी प्रकृति देव से आज्ञा ले रहे हैं विवाह का, नए फसल का, और नए फसल के बीच में याद रखेंगे गुज पिटनी की तैयारी भी करने वाले हैं। इधर देखिए तो याद रखेंगे नारी शक्ति का तो सदैव ही याद रखेंगे आदिवासियों में पूजन हुआ है। सेक्स रेशियो आज भी आदिवासी क्षेत्र का बहुत ज्यादा है, और कहते हैं हम याद रखेंगे जिसे परिवर्तनवादियों के साथ साथ एक इलाइट और उच्च समाज, जिसे मैं स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल सोसाइटी कहता हूं, उद्दीत शहरी मानसिकरण के लोग, जो ये उदात्त मानसिकता के लोग हैं, जो अपने आप को इक्वल सोसाइटी कहते हैं। आपको बता दूं, यौनाचार, बलात्कार, अपराध और दहेज की घटनाएं शहरों में, इन आदिवासियों में। आज दिल्ली की हालत देखिए, वहां पर बच्चियां अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है। आप बस्तर जाकर देखिए, जिस बस्तर को लेकर तुम्हारे मन में एक भ्रांतियां उठी है, नक्सलवाद और नाना प्रकार के याद रखेंगे डर और भय के नाम, वहां पे जाइए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एक घटनाओं को छोड़कर बस्तर में कभी बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं नहीं हुई। हालांकि आजकल कुछ आने गए, सुकमा का जो अभी केस हुआ है कुछ दिनों पहले, ये हमारे मानव समाज को कलंकित करने जैसा है। हालांकि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजाएं तो मिलेंगी, परंतु इन सबके बीच में समझना कि हम जिसे कहते हैं पिछड़ा, हम जिसे कहते हैं आदिम, हम जिसे कहते हैं कि ये समाज से कट गए हैं, हम जिसे याद रखेंगे नकारा तक कह देते हैं, हम इन्हें अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अवहेलित करते, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। परंतु आपको समझ आना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से संस्कृति बची है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा समाज बचा है। नहीं तो आज तो हम पड़ोसी के नाम नहीं जानते पड़ोसी कौन है। और गांव में आज जाके देखिएगा तो आपकी गाड़ी पहुंचने के पहले गांव में पता चल जाता है कि बुआ आ रही है, और बुआ आने के पहले, उतरने के पहले पूरा घर, समाज, परिवार और पड़ोसी आपको देखने और मिलने, आपके पैर छूने पहुंच जाते हैं। वो सामाजिकता है, वो सामाजिकता शहरीकरण से हट चुकी है। ये बचा है मूल निवासियों के पास। प्रकृति के पेड़ लगाने की मुहिम आप लोग याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस पर एक फोटो लगाकर, ठीक है, फेसबुक में डालने का कार्य कर सकते हो, परंतु रोज वो हजारों पेड़ लगा रहे हैं, वो प्रकृति के संरक्षक है। और आप भी अगर करते हैं संरक्षण तो आपका स्वागत है और धन्यवाद है कि प्रकृति को आपने सहेजा है। तो इसलिए हम बात करें अगले पॉइंट पर, तो एक और पॉइंट उठता है, याद रखेंगे इनके पहनावे, खान पान, रहन सहन, यही तो संस्कृति है। संस्कृति क्या है? कल्चर। ये रिलीजन क्या है? धर्म। मैं हमेशा कहता हूं रिलीजन इज नथिंग बट माय लाइफ स्टाइल। मेरे जीवन जीने की शैली ही मेरा धर्म है। मैं जैसे क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, क्या रहता हूं, कहां रहता हूं, किस परिस्थितियों में रहता हूं, कौन सी नृत्य, गीत, गान, परंपरा, गीत, संगीत का प्रयोग करता हूं, सब का समायोजन क्या है? संस्कृति। और संस्कृति का उन्नयन धर्म है। ठीक, तो इनके धर्म की तो बात हमने कर ली, इनके खान पान की बात, तो आमट की साग, भिंडा की भाजी, वो बोडा का स्वाद, वो करील की याद रखेंगे तरकारी, इन सब का जो स्नेह है वही आदिवासी प्रेम है। कभी बस्तर जाएं और उनके चटकारे लीजिए मोटे अनाज के साथ, तब लगेगा कि दुनिया के सबसे खूबसूरत जहां में आ गए, जिस जहां को लोगों ने बदनाम कर दिया। आप समझे बात को? आज तक कोई सिंगल सिविलियंस की हत्याएं नहीं हुई है उस क्षेत्र में, उससे ज्यादा तो घटनाएं इधर हो रही है शहरी क्षेत्र में। अगर बदनाम तो हमेशा कौन होगा? आदिवासी क्षेत्र। कुछ लोग होते हैं, कुछ क्षेत्र होता है जो जन्मजात बदनाम रहता है। शायद वैसे ही अभागा एक क्षेत्र है मेरा, वो बस्तर है। अब धीरे धीरे वो भी परिवर्तन हो रहा है, आप जैसे हम जैसे लोगों के कारण। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने बताया पेड़ों की बात की,
एक बच्चियां दिख रही हैं पेड़ को घेर कर बैठे हुए, महिलाएं दिख रही हैं, कुछ झंडे दिख रहे हैं। ये कुछ और नहीं, आपके हंस दो बचाओ आंदोलन है। 8 लाख पेड़ कटने के दुख है। शायद वो दुख आपको यहाँ बैठकर आभास नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पेड़ लगाया है, अपने पुत्र की तरह माना है, इसे अपने भगवान के रूप में माना है। अरे इतना ही समझना कि एक बैगा जमीन में, याद रखेंगे, हल नहीं चलाता, इसलिए नहीं चलाता कि कहीं पृथ्वी माता को कष्ट न। वो अपने पेड़ों में अपने बुढ़ादेव को खोजता है, उस साल के पेड़ों में अपनी सरना देवी को खोजता है, वहां पर अपने पुत्र से ज्यादा एक पेड़ को प्रेम करता है। उस पेड़ को काटने में हम एक पल भी नहीं सोचते हैं। तो वो याद रखेंगे आदिवासी जो उनके संरक्षक हैं, उनके लिए याद रखेंगे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बचाने की मुहिम कर रहे हैं। भले से आपको राजनीतिकरण का रंग दिखे, मगर याद रखेंगे आज राजनीतिकरण दिख रहा है तो कोई विद्रोह भी मेरा हुआ था और कहा गया कि पेड़ काटने के पहले एक सिर उड़ा देना, तब पेड़ काटना। अर्थात एक पेड़ पर एक सिर का कहानी यही दिया गया। चाहे आप बहुगुणा के सुंदरलाल बहुगुणा जी के आंदोलन की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा के शहादत की बात करें, खाली ये हजारों ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने याद रखें प्रकृति का संरक्षण करने का कार्य किया। अब इसमें आगे देखें तो मैं हमेशा कहता हूं, एक कहानी चल रही है गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की, एक कहानी चल रही है इन माताओं की। ये कहानियां अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, हम इस पर जाएंगे नहीं, ज्यादा थोड़ी बातें इस पर करें तो ज्यादा उचित नहीं होगा। परंतु एक चीज याद रखिएगा, एक नया भ्रांति अगर अब चल रहा है तो इसे आदिवासी मान रहे हैं और इसे मुख्य समाज मान रहे हैं, जो कि कदापि गलत है। भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, अपने अधिकारों के संरक्षण का पूर्ण अधिकार उस व्यक्तियों को है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे बीच में भी चल रही हैं और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो तो इस पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये प्रथाएं, ये स्थितियां, परिस्थितियां जब जनित होती है, इसका कारण होता है शोषण। शोषण के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, शारीरिक शोषण। जब शोषण के पराकाष्ठा में जब व्यक्ति अपने आप को वंचित, बंधा हुआ महसूस करता है, तब कहीं ना कहीं याद रखेंगे प्रतीकात्मक हिंसात्मक रूप का एक नया उदय होता है। उसी प्रतीकात्मक हिंसा का नाम याद रखेंगे आदिवासी विद्रोह। उनका उद्देश्य किसी को मारना या पीटना या किसी को परेशान करना नहीं था, और ना है। उनका उद्देश्य उनके जो संस्कृति है, उनके अधिकार है, उन अधिकारों से वंचित करने से रोकना है। आज जिस तरीके से याद रखेंगे बाह्यकरण हो रहा है बस्तर के अंतर्गत में, बाह्यकरण को अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा फिलहाल। ठीक है, उसमें आदिवासी याद रखेंगे मजदूर शोषण वाला वर्ग बन चुका है, और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर सत्ता के अधीन आकर बैठने वाले लोग। तो यहां से एक संघर्ष पैदा, वही संघर्ष यहां पर आपको दिख रहा है। इनका उद्देश्य मैं फिर कह रहा हूं, कोई हिंसा करना नहीं है, कोई बांध चलाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए याद रखेंगे प्रतीकात्मक हिंसा का प्रयोग। वहीं पर और बात करें तो अब आते हैं उन्नयन की। ये उन्नयन इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक निगेटिव परिदृश्यों के बीच सकारात्मकता का उदय होता है। आज बस्तर भी डेनेक्स के रूप में एक नई पहचान दे रहा है। हमारे मोटे अनाज को याद रखेंगे नई पहचान मिल रही है, हमारे जो वनोपज है उन्हें नई पहचान मिल रही है। आज कोसे का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में हम फैला रहे हैं। हम याद रखेंगे डेनेक्स के कपड़ों को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने महुआ के बीजों को लाखों लोगों तक लंदन और विदेशों में पहुंचा रहे हैं। हम अपने याद रखेंगे जड़ी बूटियों की पहचान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम संजीवनी में अपने योगदान दिखा रहे हैं, तो सीमार्ट में अपनी पहचान दिखा रहे हैं। और इस सकारात्मकताओं के बीच एमएसएमई सेक्टर में मेरे आदिवासी महिलाओं, वहां के लोगों का जो वर्चस्व है वो दिखाता है कि यह भी सब कुछ कर सकते हैं, जो शहरों में बैठकर बड़े स्टार के होटलों में जाकर कहते हैं कई बार कि इंडिया इज एन इंटॉलरेंस कंट्री एंड दे हैव लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ ट्राइबल एंड द मेजर सोसाइटीज। वो लोग को मैं बताना चाहूंगा कि वो सब कुछ कर सकते हैं आदिवासी, मौका तो दो, मौका दोगे तो चांद में भी चले जाने का ये मादा रखते हैं ये आदिवासी। और जब जब समय मिला आदिवासियों को, तब तक इन्होंने सिद्ध किया कि जहां के सर्वश्रेष्ठ और बलशाली पुत्र कौन है, आदिवासी।
और आज ये आपके सामने दिख रहा है, बस्तर जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस प्रगति पथ पर आज आसीन है, चाहे वो राम वनगमन पथ के माध्यम से हो, चाहे स्वदेश दर्शन स्कीम पर हो, चाहे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर हो, चाहे याद रखेंगे वहां की कला संस्कृति के उन्नयन पर हो, चाहे सीमाट की योजनाओं पर हो, चाहे संजीवनी की अपनी विचारधाराओं पर, इन सब के बीच में बस्तर ने सिद्ध किया कि वो अमूमन हर चीज कर सकता है जो शहरी क्षेत्र और उच्च क्षेत्र के लोग अपने आप में उसको सर्वोच्चता मानते हैं। आपको बताना चाहूंगा, गरियाबंद में याद रखेंगे जो निरक्षर महिलाएं हैं वो एलईडी बल्ब बना रही हैं। हमारे इंजीनियरिंग के लड़के याद रखेंगे कुछ और कर रहे हैं, वहां देखिए, वहां जाकर एलईडी बल्ब बना रहे हैं, सीखिए वहां से। तो ये है हमारी एक नई पहचान, जिसे आदिवासी की। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आज इस आदिवासी दिवस की मैं खूब सारी आपको सब शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आदिवासियों के लिए जो नजरिया आपका है उसे बदले, एक सकारात्मक पहल लाए और उन्हें याद रखेंगे एक जो उनके अधिकार हैं, उनके मूल अधिकार है, मूल निवासी का अधिकार है, उन्हें प्राप्त करवाएं। और यही शुभकामनाओं के साथ मेरी पूरी टीम थिंक आईएएस एकेडमी आप सबका धन्यवाद करती है कि आप लोगों ने थिंक के इस नए सीरीज द थिंक आईएएस एक्सप्रेस को खूब सारा प्यार दिया। खूब शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए इसे, और आदिवासियों की बातों को, उनके परंपराओं को आप पहुंचाने का एक नया जो बीड़ा है वो अपने पास उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जो।